नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। किश्तवाड़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लगातार आप देखिए हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने आतंकी का पूरी तरह खोज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने आतंकी की किश्तवाड़ में खोज हो रही है। एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने किश्तवाड़ में अब डेरा डाल लिया है। मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी के ठिकाने पर यह छापेमारी की जा रही है और 2018 के एक मामले में एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस को आतंकी की तलाश है। लगातार इस वक्त आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक करके आतंकियों पर नकेले कसने का काम शुरू कर दिया गया है। अब बड़ी खबर जिला किश्तवाड़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने आतंकी की खोज किश्तवाड़ के अंदर शुरू हो चुकी है और एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने किश्तवाड़ में यहां पर पूरी तरह डेरा डाल लिया है और हर एक आतंकी संगठन के पूरी तरह से जो डेरे हैं उन्हें खंगालने की कोशिश कर दी है। यानी जहां जहां पर आतंकियों के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां जहां पर उनके संबंध नजर आ रहे हैं, उन्हें खंगालने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी के ठिकाने पर भी छापे यहां पर मारे गए हैं। 2018 के मामले में एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस को आतंकी की तलाश है और लगातार ये देखिए उत्तर प्रदेश भी किस तरह से एटीएस की अगर बात करें तो कैसे यहां पर डेरा डालकर वो बैठ चुकी है और अब हर एक का इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है, संबंध को खंगालने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक कहां पर ये छापेमारी पहुंची है? देखिए आशा, ये जिला किश्तवाड़ के 2 ठिकाने अभी 2 दिन में इन्होंने किए हैं। जो जहांगीर सरूरी करीब 30 साल से हिजब का कमांडर बना हुआ है, उसकी तलाश में कहीं ना कहीं सरूरी जो उसका पैतृक क्षेत्र है सरूर बाधात, वहां पर छापेमारी की गई और आज उसका एक जो किश्तवाड़ नगर से थोड़ी दूर पर टांगवाड़ी क्षेत्र में उसका घर है, वहां पर जो उसका परिवार रहता है वहां पर छापेमारी की गई है। हमें जो बताया गया कि एनआईए के साथ साथ एटीएस लखनऊ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, जिनको स्थानीय पुलिस सहयोग कर रही है। वहां पर उन्होंने आज पूरा अपना डेरा डाला हुआ था और जो सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और जगहों पर भी तलाशी ली जाए। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि साल 2018 में एक आतंकी पकड़ा गया था यूपी में, कमरुल जमान, जो बेसिकली आसाम का था, लेकिन जब पूछताछ में बात बाहर आई कि वो किश्तवाड़ में और जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में सक्रिय रहा है और जहांगीर सरूरी के साथ उसके संपर्क थे, न सिर्फ जहांगीर सरूरी बल्कि दूसरे और आतंकियों के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो छापेमारी है उसी को लेकर बताई जा रही है, हो रही है। तो उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जो जिस तरह से फरार चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी उत्तर प्रदेश एटीएस की बात करें अजय, तो कितने समय तक वो यहाँ पर रहने वाली है और हर एक ठिकाने को खंगालने की कैसे वहां पर कोशिश की जाएगी? देखिए, कल भी उन्होंने छापेमारी की है, आज भी की है और जो जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और ठिकाने पर हो, लेकिन कब तक रहे पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब इसको लेकर खामोश है। लेकिन जो सूत्रों से बात निकल कर खबर आ रही है कि हो सकता है कि दूसरे आतंकियों के ठिकानों पर जो घर है या दूसरे ठिकाने हैं वहां पर भी छापेमारी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तरफ से कोई बयानबाजी जारी की गई है कि आखिर किस तरह से वो यहाँ पर काम को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल इख्तियार की गई पुलिस की। अनऑफिशियली उनका ये कहना है कि हमें तो इनको सपोर्ट करना ही है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर देनी है, जैसे मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ से दिया गया उसी तरह से पुलिस लोकल उनका सहयोग कर रही है। तो लेकिन जो ऑफिशियली बोलने को यहाँ कोई तैयार नहीं है कि एक्चुअल है क्या। जी आशा। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की तरफ से एटीएस का साथ देते हुए यहां पर हर एक जगह को खंगालने की कोशिश की जा रही है, आतंकी ठिकानों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और तार यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां पर तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश एटीएस जिस तरह से किश्तवाड़ के अंदर पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यहां काम कर रही है और आतंकी के कहां कहां पर कनेक्शन है ये पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगी। अब आपको बताते चले कि कश्मीर के दौरे पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष मीडिया से दूसरी बार यहां पर आप देखिए मुखातिब भी हुए हैं और पूरी तरह से अब वो दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। यानी लगातार देखिए विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रही प्रदेश भाजपा की गतिविधियों को गति देने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर ये आए हुए हैं बीएल संतोष। और बीएल संतोष ने आज श्रीनगर में भी पत्रकारों से कोई
कोई बातचीत नहीं की। जम्मू के अंदर भी कोई बातचीत नहीं हुई। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, पत्रकारों को संबोधित किया जाएगा, लेकिन अभी तक आप देखिए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आज शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ श्रीनगर पहुंचे और जहां उन्होंने बंद कमरे में पार्टी की कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ बैठक कर वहां भाजपा का आधार और मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बीएल संतोष परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद जम्मू कश्मीर में बने हुए राजनीतिक हालात पर भी पार्टी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में मारे गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों में से एक फयाज अहमद पर और उर्फ फिरदौस बार कई हमलों में अंजाम दे चुका था और कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस आतंकी का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। और विजय कुमार के मुताबिक फिरदौस कई आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों व सुरक्षा बलों के जवानों की भी जानें ले चुका था और इसने 2008 से आतंकवाद का दामन थामा था और उसके बाद इसने आतंकवाद से भले ही अपनी राहें जुदा कर ली थी, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो इनसे भी यहां पर फिर से देश के खिलाफ बंदूक इसने थाम ली थी। और आईजी ने यह भी बताया कि इस साल अभी तक 82 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें से लश्कर तैयबा के आतंकियों की संख्या 41 है। और यह भी बताएं कि सोपोर मुठभेड़ में मारे गए फिरदौस बार पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसने जून महीने में सोपोर में पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर पुलिस की एक जिप्सी पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी वसीम अहमद भट्ट और शौकत अहमद परे शहीद हो गए थे। उस हमले में 2 आम नागरिक भी मारे गए थे। रात में 2 बजे फिर से फायरिंग रिज्यूम हो गया और उसमें 2 टेररिस्ट मार गए हैं लश्कर तैयबा का, दोनों लोकल टेररिस्ट हैं। उसमें फैज वार्ड उमर भी बोलते हैं और ये 2008 से एक्टिव मिलिटेंट था, जिसमें छोड़ दिया था, फिर से ज्वाइन कर लिया था लास्ट ईयर। ये बहुत सारे सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग, सेक्यूरिटी फोर्स किलिंग के ग्रेनेड थ्रो में इन्वॉल्व था। तो ये इसका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए और आवाम के लिए बहुत। इस साल अभी तक 82 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा लश्कर तैयबा का मारा गया, लगभग 41। थैंक यू सर। पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के पहले जम्मू कश्मीर में हमले पर तबाही मचाने की पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश पर पानी फेर दिया। पुलिस ने वीरवार देर रात अखनूर के कानाचक सेक्टर के गुड़ापतन इलाके में एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर को भी यहां, जो कि ये हेक्साकॉप्टर है, हेक्साकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया और जिसके साथ 5 किलो आईडी भी बंधी हुई थी और इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया गया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने तबाही के इस सामान की डिलीवरी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं, जिनसे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने ही सीमा पार से इस हरकत को अंजाम दिया था। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के जरिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया, जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पर एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है, उसका जो सीरियल नंबर है
और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के जरिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहां से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप हुआ था। डर का माहौल बना हुआ है। ये बार बार पाकिस्तान की हरकतें, ये ड्रोन बार बार एयरपोर्ट आ रहा है। अभी ये रात को इधर हुआ है। अभी हमारे गांव का जितने भी गांव हैं ये साथ साथ पूरे डर का माहौल बना, बच्चे बूढ़े सब बुजुर्ग भी। तो ये पाकिस्तान को ये तमाचा दिखाना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। और हमारी फोर्स की बहुत हिंदुस्तान की फोर्स और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की बहुत बहुत मुबारक है जो इनको कामयाबी नहीं होने देंगे। तो इस तपती गर्मी में बिजली की सप्लाई न होने से कठुआ के वार्ड नंबर 1 के लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा है। वार्ड नंबर 1 में कई परिवार, यहां पर खासतौर पर इन परिवारों की महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन और उसके बिजली विभाग को जगाने की कोशिश की। लोगों का कहना था कि ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ाए जाने का खामियाजा उन्हें, खासतौर पर उनके बच्चों को भी उनके साथ यहां भुगतना पड़ रहा है और प्रशासन की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है और यही वजह है कि आज उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। वहीं इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस और कठुआ के तहसीलदार गौरव शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को जल्द इस दिक्कत से निजात दिलाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया गया। तहसीलदार ने लोगों से 3 दिन की मोहलत मांगते हुए कहा कि इस अवधि में उन्हें बिजली कटौती से छुटकारा मिल जाएगा। हमने बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इसकी जगह एक ही जगह भी 2 और लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मिनिमम 3 दिन चाहिए। तो 3 दिन के अंदर अंदर जो 2 और ट्रांसफार्मर है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उससे ये होगा कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो फाइनली जो है वो हल हो जाएगी। ऐसे जो है लो वोल्टेज की वजह से इनको ट्रिप करना पड़ता है और 2-2 घंटे के लिए दोनों मोहल्लों को डिवाइड किया हुआ है। उस वजह से लोग ये परेशान हो गए थे। समस्या है। डोडा के लोगों ने प्रशासन से अब जिले के वीकेंड लॉकडाउन हटाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अब चूंकि जिले में कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लिहाजा अब इस पाबंदी को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। लोगों के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन की वजह से खासतौर पर दिहाड़ीदारों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और छोटे दुकानदारों को भी काफी परेशानियां आ रही हैं, जो रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने को मजबूर होते हैं। और आपको ये भी बताएं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फिलहाल इस केंद्र शासित प्रदेश के 14 जिलों से वीकेंड लॉकडाउन हटा दिया है, जबकि 8 जिलों में अभी भी इसे लागू रखा गया है। चाहते हैं कि जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने खत्म कर दिया है, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आ जाए, क्योंकि केस बहुत कम आ रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जो मजदूर तबका है वो बिल्कुल पलेन हो चुका है, काम काज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो हमारा दुकानदार तबका है वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है, फड़ी वाला तबका है वो बिल्कुल बेरोजगार है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जो 2-3 ईदें हमारी गुजर गई है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने हटाया है, जैसे आज भी हमें 2 दिन का शनिवार और एतवार का दिन रखते हैं लॉकडाउन, उसको भी खत्म किया जाए ताकि जो हमारा मजदूर तबका है, दुकानदार तबका है वो कहीं बाहर आ जाए।
तो मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको नजरसानी करें और इसको हटाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, एक छोटा सा डोडा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें भी लॉकडाउन उठाया जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन से जो आम दुकानदार है या मजदूर पेश है, जितने भी ताजिर हैं वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं। या कोई भी मतलब जैसे हमारा वीकेंड लॉकडाउन का मसला जो है, इसमें हमें बड़ा सफ़र करना पड़ता है। इसलिए इंतजामिया गवर्नर से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म कीजिए, क्योंकि देखा कि चहल पहल ईदों के लिए वो नजर नहीं आई जिस तरह से पहले हम देखते थे। जी, ईद के लिए चहल पहल तब होती है जब पूरा हफ्ते भर मार्केट खुला रहेगा। उसमें फिर लॉकडाउन का जो हमें असर दिखने को मिला, जैसे वीकेंड लॉकडाउन हमें ईद के 2 दिन पहले भी मिला था, तो हमारे जो बकरियां वगैरह थे जो कुर्बानी के लिए हमें थे, तो लोगों को कुछ बहुत सारे कोई 75% वापस लेने पड़ रहे घरों में, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा गरीब तबके को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो चनाब रीजन के किश्तवाड़ जिले में एक पुल की मरम्मत का काम पूरा कर चुका ठेकेदार अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठेकेदार को ये काम मौखिक रूप से अलॉट किया गया था, जिसका आरोप यह है कि वन विभाग के अधिकारियों ने उसकी पेमेंट जारी करने की बजाय उसे यहां ठेंगा दिखा दिया है। मामला किश्तवाड़ के सिरगवारी इलाके का है, जहां पर नाले पर बने इस पुल की मरम्मत ठेकेदार द्वारा करवाई गई थी और सनाउल्लाह नामक इस ठेकेदार के मुताबिक जिले के डीसी ने इस पुल की मरम्मत के लिए 72,000 रुपए की राशि जारी कर वन विभाग को भी विश्वास में ले लिया है और उसके बाद ही ये काम उसे अलॉट कर दिया गया था। अब चूंकि ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी उसकी पेमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। मैंने सर लेबर का अकाउंट दिया तो 3 अकाउंटों में पैसे पड़े 8,000 तो 300 रुपया, 100 रुपया, तो बाकी सब पैसा गायब है। तो कहने लगे ये पैसा सब ऊपर गया, कहीं उधर देना है, इधर देना है, किसी को देना है, तो इतना ही है तो खत्म मसला। तो वो 72,000 भी वो डियाफू साहब को जो बोला था उन्होंने, उससे भी हम कुछ लेंगे, वो भी कहीं नहीं। सर अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डीसी साहब से मेरी ये बात पहुंचनी चाहिए। उन्होंने उसी की देन है कि वो पैसा उसने डाला उस पुल के लिए। तो डीसी साहब उधर खुद मौका करें और कोई जेई साथ लें, उसका मेजरमेंट लिया जाए तो काम मैंने कितना किया, तो पैसे आखिर गए कहाँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये नहीं होगा तो मेरी बड़ी तो प्रॉब्लम है। मैंने तो लेबर को पैसा कहीं उधर इधर से लाकर दिया, तो अब मैंने वो कर्जा है तो वो कहाँ से मैं चुकाता हूँ। तो इसलिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, तो अगर नहीं तो फिर मुझे और कहीं दरवाजा खटखटाना पड़े। तो कुपवाड़ा जिले में जंगली जानवरों का आतंक बदस्तूर जारी है। आज भी एक जंगली जानवर के द्वारा किए गए हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला जिले के जुड़हामा इलाके का है, जहां पर एक जंगली जानवर ने अचानक ही कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप में घायल 2 लोगों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया। मैं भी वहां पहुंचा तो मैंने उनको बचाने की कोशिश की, तो बाकी लोग भाग गए। तो रिश ने मेरे ऊपर हमला किया तो मेरे हाथ दो उसके मुंह में आ गए। वाइल्ड लाइफ वाले वहां पे कोई नहीं पहुंचा, वहां पे कोई पुलिस के बंदे थे लेकिन मैंने देखे नहीं। कोई लोग कह रहे थे वहां पे पुलिस भी आई है, तो हमने आंखों से नहीं देखी। कठुआ में पिछले दिनों आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले युवक के परिवार के समर्थन में सैकड़ों लोग उतर आए हैं। मृतक अश्विनी कुमार के परिजनों का आरोप है कि उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। मृतक के परिजनों ने भी यहां पर अपनी बात सामने रखी है। परिजनों व अन्य लोगों ने आज एक रोष रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के आश्वासनों के बावजूद इस मामले में आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और आपको ये भी बताते चले कि मृतक अश्विनी कुमार कठुआ की वार्ड नंबर 1 का रहने वाला था और आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था, जिसकी जांच की जा रही है। जो उस लड़के ने बोला सबने सुना है, चाहे वो डीसी साहब हो चाहे एसएसपी साहब हो, सभी ने सुना है। एसएसपी साहब ने भी एक दिन बाइट दी थी, बोले थे कि हम बहुत ही जल्दी 5 बंदों की टीम बनाई है, इस मसले को हल करेंगे। सर आज 10 दिन हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। हम इसलिए दुखी होकर रोड के ऊपर आए हैं। डिमांड क्या मांग क्या मांग सर ये है, वो है गरीब परिवार, 2 बेटी है उसकी और उसकी मिसेज है, उनका कोई मसला हल किया जाए। और जो पैसों का लेन देन हुआ है, जो लोगों ने पैसों खातिर उसको मरवाया है, वो पैसा भी उनको दिया जाए और उनके गरीबों के बारे में सोचा जाए।
तो वेतन में बढ़ोतरी करने और इसकी अदायगी नियमित तौर पर न होने से गुस्साए आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने आज अखनूर में प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने अपनी मांगों संबंधी उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी एसडीएम चांद किशोर को सौंपा है और आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का कहना है कि प्रशासन न तो उनका वेतन बढ़ा पा रहा है और इसकी अदायगी भी कई महीनों तक नहीं की जा रही है। और तो और आंगनवाड़ी वर्करों के लिए किराए पर लिए गए मकानों का किराया भी अब प्रशासन अदा नहीं कर पा रहा। सारी एक गै मांग है पर सारी तनख्वाह जी बड़ी घट है। पूरे स्टेट में तनख्वाह ज्यादा है, ड्यूटी बढ़िया हाँ असें बड़ी खुशी हुई ही भाई मनोज सिन्हा आए साढ़े सारी तनख्वाह बधान लेकिन सारा कुछ सोच गए असें बड़ी खुशी हुई ड्यूटी बढ़िया लेकिन सारा इन्हें अजें तक कुछ भी नहीं किया इन्हें जी साढ़े 4000 लभदी है 4100 लभदी कदे वो भी पूरे तरीके नहीं लभदी कदे 6 महीने कदे 4 महीने असें चेता विसरी जंदा पर असें तनख्वाह कदों लब्भी है असें एक दूए पुछना सारी तनख्वाह कदों तक कराई दी है कोई क्लियर नहीं होंदा। अस मकान का किराया दिन्ने पूरा साल हो गया मकान का किराया नहीं मिलिया। सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है और इसी कड़ी में सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन ने आज कटड़ा के योगाश्रम में भी कई पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दिया। बटालियन के कमांडेंट जितेंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने भी इस मुहिम में योगदान दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रियासी के साथ मिलकर के ये योगाश्रम में छोटा सा एक प्लांटेशन का ड्राइव कर रहे हैं और अभी तक हमने करीब 8000 के आसपास हमने पौधे लगाए हैं, 7000 से ज्यादा हो गए हैं और हमारा मुख्य जो जगह था धीरती और कुछ बाणगंगा में और आज हमने सुकाल घाटी में भी कुछ पेड़ वहां भी लगाए हैं, कुछ पौधे वहां भी लगाए हैं। इस तरह इस कटरा और धीरती कैंप और सुकाल घाटी इन इलाकों में हमने पौधारोपण किया है। तो आज से ठीक 13 साल पहले श्री अमरनाथ जमीन आंदोलन के दौरान श्री अमरनाथ संघर्ष समिति की क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान अपने प्राण आंदोलन के लिए कुर्बान करने वाले कुलदीप वर्मा को आज भावनीय श्रद्धांजलि दी गई और जम्मू में स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के अलावा स्वर्गीय कुलदीप वर्मा के परिजनों ने उनकी शहादत को याद किया। स्वर्गीय कुलदीप वर्मा की धर्मपत्नी शिल्पी वर्मा ने हालांकि अपने पति और उनके साथी आंदोलन में जान गंवाने वाले 13 लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिलने का रंज भी दिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि इन 13 परिवारों को आज तक समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं। स्वर्गीय कुलदीप सहित अन्य लोगों ने भी जो कुर्बानी उस आंदोलन में दी थी वो जम्मू के लिए एक मिसाल है। तो हर इंसान के जीवन में उसके गुरु का एक विशेष स्थान रहता है जिसके द्वारा दी गई शिक्षाओं से ही एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल किया जा सकता है और सनातन धर्म में भी आज का दिन गुरु को समर्पित है। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने अपने गुरु को नमन कर उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं के लिए उसका आभार जताते हैं। ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है और लोगों ने आज अपने अपने गुरु की वंदना कर उनका आशीर्वाद भी लेते हुए उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का भी संकल्प दोहराया। तो समाज का बेहद अहम हिस्सा कहे जाने वाले दिव्यांगों की मदद के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उस समय यहां पर आप देखिए किस तरह से काम करता हुआ नजर आया था, लेकिन समय समय पर आगे भी वो आ रहा है। इसी कड़ी में आज जिला रियासी के उन दिव्यांगों को इस मंत्रालय द्वारा सुविधा दी गई जिनका ब्यौरा कुछ समय पहले तैयार कर लिया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले के डीसी चरणदेव सिंह ने भी मौजूदगी अपनी दी है और मौजूदगी में इन दिव्यांगों में व्हील चेयर के अलावा चलने फिरने में मददगार साबित होने वाले कुछ अन्य उपकरणों का भी वितरण किया गया। वहीं व्हील चेयर व उपकरण हासिल करने वाले करीब 380 जो दिव्यांग हैं इन्हें यानी पूरी तरह से खुशी की लहर आज इनके अंदर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से व्हील चेयर इन लोगों को दी गई है तो इनके लिए कहीं ना कहीं आज खुशी का मौका था। तो जम्मू में स्थापित किए गए 52 कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में से एक शहर के रेड क्रॉस भवन में बने हुए वैक्सीनेशन सेंटर में 8 फरवरी से लेकर अभी तक 20,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाने का एक लक्ष्य भी रखा गया था, लेकिन कोरोना का कवच यहां पर दिया जा चुका है। जहां लगने वाली लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि लोग अब भी वैक्सीनेशन करवाने के आतुर हैं।
जो किसी भी समय टीके का नाम सुनते ही यहां पर पहले डरा करते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। रेड क्रॉस के सचिव के मुताबिक यहां पर पूरी तरह से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और ज्यादातर 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। हालांकि 18 से 44 वर्ष के जितने भी लोग हैं, अभी तक 2 दिन ही यहां पर उन्हें टीका लगाया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।